और बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ मिस्टर कमल बाली हैं, जो कि वॉल्वो ग्रुप इंडिया के कंट्री हेड हैं। सर, ये बताइए कि पहला रिएक्शन आपका क्या रहेगा जब आपने सुना? कौन सी 2-3 चीज़ें ऐसी आप पिक कर रहे हैं जो कि ऑटो सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा पुश दे रही है? आई थिंक, थैंक यू रोहन। रोहन, इस बजट की सबसे जो अहमियत और सबसे अच्छी बात जो मुझे दिखी, फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। और मेरे हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पेरेटिव है हमारे देश के लिए। वो मैं बताऊंगा क्यों। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंटिन्यूड फोकस, वो हमारा देश की बहुत नीड है। एंड थर्ड इज मैनी अदर सेक्टर्स, जैसे हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म है, उस पे ग्रोथ। सो इट्स अ वेरी प्रो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट। और काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की बात भी करी है मैडम ने, जो कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं, टैक्स हैं। सो आई थिंक उसके बैकग्राउंड में आई विल स्टार्ट विद मैन्युफैक्चरिंग एज द की टेक अवे फॉर मी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी कंट्री की 13-14-15% ऑफ जीडीपी पिछले 20 साल से इसके ऊपर बढ़ती नहीं है। 20-25 साल से बहुत सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने, इंडस्ट्री बॉडीज ने, सबने कोशिश करा है ये बढ़े। और हमारी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत चैलेंजेस रहे हैं। 25% होना चाहिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग का स्टेक पूरे जीडीपी में। हमारा है 13-14%। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छा मौका था मैडम फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर टू टेक सम एक्शन हियर। एंड द गुड थिंग इज दैट शी हैज़ फोकस्ड नॉट ओनली ऑन द फ्यूचर और सनराइज सेक्टर्स, जो लेगेसी सेक्टर्स हैं उन पे भी फोकस है। चाहे वो स्पोर्ट्स गुड्स है, चाहे वो टेक्सटाइल्स है, लेदर है, 7-8 सेक्टर्स की बात करिए, उन पे मेजर फोकस रहेगा। सो इससे बहुत कुछ फायदा होगा। जॉब्स क्रिएट होंगे, जो बहुत बड़ा देश की रिक्वायरमेंट। दूसरा, करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि जो अगर आप ज़्यादा बनाओगे तो एक्सपोर्ट भी करोगे, ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे तो आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट पॉजिटिव होगा, ओके, सरप्लस होगा। तो आपको जो करेंसी पे आज की डेट में प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो सर, अगर एक चीज़ आपसे पूछूं, एक जो अंडरलाइंग थीम यहाँ पे हमें दिख रही है, चाहे वो नए फ्रेट कॉरिडोर की बात की जाए या फिर न्यू वाटरवेज की बात की जाए, पूरा एक तरह से कोशिश की गई है कि लॉजिस्टिक्स जो कॉस्ट है वो कम किया जाए देश में। कैसे आपको लगता है ऑटोमोबाइल सेक्टर या लॉजिस्टिक्स सेक्टर इसको देखेगा, और इसका क्या इम्पैक्ट आपको आने वाले कुछ समय में देखने को मिल रहा है? क्या लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो कम करने का हमारा मकसद है, वो हम उसमें कितना पूरा हो पाएंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी 14-15% है जीडीपी की, और जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड कंट्री, उनकी 8-9%। तो हम ऑन एन एवरेज 5-6% एक्स्ट्रा हम वेस्ट करते हैं सिस्टम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारा पूरा प्रेशर रोड्स के ऊपर है। हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमें रोड्स भी चाहिए, हमें नेशनल एक्सप्रेस कॉरिडोर्स चाहिए, हमें वाटरवेज चाहिए, हमें एयर शिपिंग चाहिए, हमें रेलवे चाहिए। तो ये सबको मिला के ही लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी। और ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना अगेन मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाता है। अगर आप कोई भी पॉइंट लो, घूम के मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाता है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव और कंपेटिटिव हो जाएगी। तो 5%, अगर 3-4% भी आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रिड्यूस करें थैंक्स टू लॉजिस्टिक्स, कितना बेनिफिट मिलेगा देश को। जी, इससे पहले के लेकिन अगर बजट से कंपेयर की जाए, हर बार जो नई टेक्नोलॉजीज़ है, ईवीज़ हैं या इस तरह की चीज़ों का मेंशन होता था। इस बार किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को तो पिक नहीं किया गया है, लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप क्या देखते हैं, इस बजट के क्या मायने होने जा रहे हैं? सी, ऑटोमोटिव सेक्टर, जब आप ऑटोमोटिव सेक्टर हमेशा कनेक्टेड रहता है। अगर पूरी मैन्युफैक्चरिंग को देखें, अगर मैन्युफैक्चरिंग 100 है तो ऑटोमोटिव सेक्टर 45 होगा। मतलब हाफ ऑफ एंटायर मैन्युफैक्चरिंग इज डिपेंडेंट ऑन ऑटोमोटिव। ऑटोमोटिव सेक्टर को ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिलेगा, उसका चैलेंज ही नहीं है। बिकॉज ऑटोमोटिव सेक्टर और जितनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ऑटोमोटिव सेक्टर जो लॉजिस्टिक्स होगी, जो ट्रांसपोर्ट होगी, उतनी बढ़ेगी, उतने ट्रक ज़्यादा मूव करेंगे। तो ऑटोमोटिव सेक्टर का लिंक डायरेक्टली हमें लिंक करने का जरूरत नहीं है। अगर ऑटोमोटिव सेक्टर अच्छा करेगा तो रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी अच्छी करेगी, रेस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उसका ऑटोमोटिव सेक्टर का वेट बहुत ज़्यादा है इन मैन्युफैक्चरिंग। 45% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग
इन आवर कंट्री इज ऑटोमोटिव। अच्छा बाली जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि सरकार का जो रिफॉर्म की कंटिन्यूड पुश रहे हैं पिछले कुछ समय में, आप देखें जीएसटी रैशनलाइजेशन था, टैक्स एग्जम्पशन हमने पिछले बजट में देख लिया था, इस बजट को आप उस कंटिन्यूटी में देखते हैं? और जो एक चीज़ है कि लोगों के हाथ में पैसा आए, लोग ज़्यादा खर्च करें, लोगों के पास पैसा आएगा, गाड़ियों में ज़्यादा खर्च होगा, आपको लगता है कि ये जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहने वाली है? यस, बहुत अच्छी बात, और ये कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। अगर हमें विकसित भारत का जो डायरेक्शन, अगर हमारा एम 2047 में एक डेवलप्ड इंडिया है, डेवलप्ड इंडिया का सिर्फ मतलब सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं डेवलप्ड इंडिया की, तो उसके लिए हमें हर इंजन को फायर करना पड़ेगा। एक आध चीज़ से हम आगे नहीं बढ़ सकते, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, सिर्फ एआई से आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से नहीं बढ़ेंगे, पर इन सब जो इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं, इन सब को, वेदर वो एग्रीकल्चर है, हमारी एग्रीकल्चर सफिशिएंसी, हमारी रेयर अर्थ मिनरल्स की सफिशिएंसी, तो हमें वो एक स्ट्रेटेजिक फंड क्रिएट करना पड़ेगा, जो जैसे जो ये क्रिटिकल आइटम्स हैं हमारे देश की अपनी सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस के कारण। अभी जो इंडिया EU FTA हुआ है, ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट देने वाला है। उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी, अपनी क्वालिटी लेवल्स, हमारे MSMEs को हमारी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। बट मेरे लिए ये बहुत पॉजिटिव दिशा दिख रही है, पर काम अभी बहुत है। चूंकि आपने रेयर अर्थ की बात की, तो पिछले कुछ समय में पूरी ऑटो इंडस्ट्री सफ़र कर रही थी रेयर अर्थ की शॉर्टेज से, रेयर मैग्नेट को लोग सरकार पुश भी कर रही है। अब इस बजट में बात की गई है रेयर अर्थ कॉरिडोर्स को बनाने की, तो जो एक चिंता थी इंडस्ट्री की, कहाँ से आएंगे रेयर अर्थ मैग्नेट, आपको लगता है कि ये एक, इससे पहले पॉलिसी भी आ चुकी है, क्रिटिकल मिनरल पे भी हम काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो डेडिकेटेड कॉरिडोर की बात की जा रही है वो इंडस्ट्री के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगा इस प्रॉब्लम से निपटने में? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ये जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स है बहुत अच्छे हैं, पर रोहन अभी इन सब चीज़ों में एक पॉलिसी लेवल पर एक हमें ग्राउंड लेवल पे, गवर्नेंस लेवल पे बहुत काम है। तो भी काम बहुत है, बट मुझे ये खुशी है कि पॉलिसी, हमारी डायरेक्शन विकसित भारत के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, इंक्लूजन के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए बिल्कुल सही दशा है। जी, आखिरी में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर टच कर सकती थी, फिलहाल नहीं हुआ है, आगे उम्मीद है कि अगले आने वाले समय में इसे टच करेंगी, कोई ऐसी चीज़ जो छूट गई हो इस बजट में? आई थिंक रिफॉर्म्स में तो जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हैं, जो हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, हमारे जो बहुत सारे, ताकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर कोई ईमानदार कंपनी काम करना चाहे तो उसको जो रेगुलेटरी बर्डन है वो कम कर रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर बजट में देखते हैं, इस बजट में भी रेगुलेटरी बर्डन कम करा है, बहुत सारी चीज़ें डीक्रिमिनलाइज करी हैं। तो मेरे हिसाब से दिशा बिल्कुल ठीक है, पर गवर्नेंस, ग्राउंड लेवल गवर्नेंस में और पॉलिसी लेवल में अभी थोड़ा फर्क है। उसको हमें ग्राउंड लेवल पे, और वो सब भारतीय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हर एक भारतीय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो देश का लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ें। उसके लिए सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मिस्टर वाली, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, ये पूरा पर्सपेक्टिव बजट के बारे में हमारे सामने रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहन। थैंक यू।